तो दोस्तों देखिए मार्केट में एक बार फिर से खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि मार्केट में हो सकता है हमको करेक्शन देखने को मिले। इसके पीछे क्या रीज़न है वो आपके साथ मैं यहाँ पर साझा करने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में मैं साझा करने वाला हूँ और एज ए इन्वेस्टर हमको क्या करना है वो जानना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक बार फिर से हमको यूएस मार्केट्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट्स का हाल भी यहाँ पर बहुत ख़राब है। अच्छा खासा सेल ऑफ हमको यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं एक पैनिक की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है अक्रॉस दी वर्ल्ड। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमीज में आप किसी भी इकोनॉमी की बात कर लीजिए, सारी यहाँ पर प्रेशर में है। हालांकि मार्केट में गिरावट क्यों है, यूएस मार्केट में गिरावट क्यों है, उसके पीछे जो एक बड़ा कारण था वो हमने कल के दिन देखा। 75 बेसिस पॉइंट्स की हमको हाइक होती हुई देखने को मिली। हालांकि 75 बेसिस पॉइंट्स की जो हाइक थी वो एज एक्सपेक्टेड थी। मार्केट का पहले ही अनुमान था कि 75 बेसिस की यहाँ पर हाइक होगी। और मार्केट में जब यहाँ पर ये अनाउंसमेंट हुआ तो मार्केट ने इसको ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। अगर आपने ट्रैक किया होगा तो देखा होगा मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे वो मीट आगे बढ़ती गई और जैसे जैसे हॉकिश स्टांस आता रहा जेपी अंकल की तरफ से, यानी कि जो जेरोम पावेल अंकल है उनकी तरफ से, जैसे जैसे यहाँ पर हॉकिश स्टांस आता रहा मार्केट में हमको गिरावट देखने को मिली। और जो कल की क्लोजिंग हुई थी यूएस मार्केट की वो डेफिनेटली हमको नेगेटिव में होती हुई देखने को मिली। अब यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने, चलिए एक बार वो भी समझ लेते हैं और क्यों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है समझना, वो भी हम जानेंगे। तो देखिए उन्होंने यहाँ पर रेट तो डेफिनेटली 75 बेसिस हाइक की है, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर आगे वो यहाँ पर और भी पॉलिसी रेट को एग्रेसिवली हाइक कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन को यहाँ पर काबू में लाना है जो कि यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है। उन्होंने कह दिया है पॉलिसी मेकर्स ने, दे ऑल्सो सिग्नल्ड मोर लार्ज इंक्रीजेस टू कम इन द न्यू प्रोजेक्शन। तो नवंबर में जो मीटिंग होने वाली है या फिर उससे आगे जो मीटिंग होने वाली है उसमें भी आप मान के चलिएगा 75 बेसिस पॉइंट्स की हाइक होती हुई देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ इश्यूज यहाँ पर आने वाले हैं। जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर हमको घटती हुई देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो डेट है उन पे उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनकी अर्निंग्स वहाँ पर डिक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। ये तो हमने कई बार चीज़ें डिस्कस किया। तो ये हॉकिश स्टांस आ रहा है सेंट्रल बैंक्स की तरफ से, वो थोड़ा सा अग्रेसिव यहाँ पर हो रहा है। इन्फ्लेशन उनका एक यहाँ पर प्राइम जो है आप कंसर्न अब यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है कल की अपडेट। अब यहाँ पर आज क्यों मार्केट गिर रहा है भैया, कल जो मार्केट में होना था वो हो गया, आज क्यों गिर रहा है? तो आज के दिन में दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो आपके साथ मैं साझा करना चाहूँ। तो आप देखिए कि जो मॉर्गेज रेट्स हैं वो कंटिन्यू यहाँ पर क्लाइम करते हुए नजर आ रहे हैं, हिटिंग 6.29% इन लेटेस्ट वीक। तो जो यहाँ पर हाउसिंग मार्केट्स, यानी कि जो हाउसिंग मार्केट है यूएस का, वो यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मॉर्गेज रेट्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या लिखा है, द इंक्रीज इन मॉर्गेज रेट्स फॉलोड द फेडरल रिजर्व हाइकिंग इंटरेस्ट रेट अगेन टू एड्रेस द वर्स्ट इन्फ्लेशन द इकोनॉमी हैज फेस्ड इन 40 ईयर्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिमांड स्लो डाउन होती हुई हमको नजर आएगी। अगर हाउसिंग रेट बढ़ेगी तो डेफिनेटली यहाँ पर जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं वो थोड़ा अपने आप को होल्ड करेंगे, वो खरीदेंगे नहीं ज़्यादा। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। अब देखिए और क्या क्या लिखा है इसमें। The rise in rates is bad news for prospective buyers as it is potentially adds hundreds of dollars to their mortgage payments। तो यहाँ पर डिफॉल्ट होने के चांसेस भी हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ करनी पड़ेगी, इन्फ्लेशन को काबू करना है जो कि 40 ईयर्स हाई पे है। तो ये सारी चीज़ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मॉर्गेज जो हाउसिंग मार्केट है वो भी हमको स्लो डाउन में जाता हुआ भी देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक इशू है जिसकी वजह से मार्केट भी यहाँ पर अभी रिएक्ट कर रहा है। और इसकी वजह से आप देखिएगा तो यहाँ पर जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो ऑल टाइम हाई पे अपने जा रही है। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे नहीं, मतलब अभी हाई पे गई है अपनी 3.7% के आसपास। तो डेफिनेटली अगर बॉन्ड मार्केट इंक्रीज होगा तो इक्विटी मार्केट्स में सेल ऑफ आता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गिरावट हमको देखने को मिल रही है। यूरोप की तो कहानी अलग चल रही है, वहाँ पर तो अलग, यूरोप जो है एनर्जी क्राइसिस वगैरह, सप्लाई इश्यूज़ वगैरह, वो अलग नाटक वहाँ पर चल रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। 10 ईयर की जो ट्रेजरी यील्ड है वो लगातार यहाँ पर ऊपरी जो है हमको दिशा पे देखने को मिल रही है। और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होता जा रहा है। आप देखिए 81 को यहाँ पर टच कर लिया। आप देखिए एक सडन जंप हमको यहाँ पर हमको रुपी में देखने को मिल रहा है। डॉलर के टर्म्स में आप देखिए 81 यहाँ पर अब जा पहुंचा है। हालांकि अगर हम ग्लोबल करेंसीज की बात करें उसके मुकाबले इंडियन करेंसी काफ़ी यहाँ पर रेजिलियंट नज़र आ रही है। जी हाँ, तो चाहे येन की बात करें, पाउंड स्टर्लिंग, जीबीपी, इंडियन करेंसी इतना ज़्यादा यहाँ पर डेप्रिशिएट नहीं हो रही है, लेकिन स्टिल 81 का यहाँ पर आंकड़ा टच किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव संकेत है। तो ये भी एक डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट्स के लिए नेगेटिव हो सकता है। अब यहाँ पर जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, आपको पता है कि हमारी एक इंपोर्ट डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है हमारी कंट्री में। तो अगर यहाँ पर ये चीज़ें होंगी तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर
या जो है कैड यानी कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, तो ये भी एक कंसर्न है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आज के दिन पे आप देखिए करीब 2,500 करोड़ की एफआईआईज़ ने सेलिंग करी है। ठीक है, डीआईएस ने बहुत कम खरीदारी करी और पिछले 2 दिनों से आप देखेंगे तो यहाँ पर एफआईआईज़ लगातार माल बेच रहे हैं, 2,500 करोड़, 400 करोड़। हालांकि यहाँ पर जो इंटेंसिटी है सेलिंग की वो कम हुई है डेफिनेटली। अच्छी बात है कि एफआईआईज़ यहाँ पर वापस लौट के आए हैं। पिछले 8-10 महीनों में जो बिकवाली हुई थी वो यहाँ पर अब कम हुई है, क्योंकि अक्रॉस द ग्लोब जो इश्यूज़ हैं, चाइना, रशिया, यूक्रेन, ठीक है, यूरोप वगैरह सब जगह इश्यूज़ हैं, तो पैसा यहाँ पर वापस लौट के आ रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ पर कंसर्न्स खत्म नहीं हुए हैं। और यहाँ पर और क्या कंसर्न्स है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मार्केट्स में क्यों यहाँ पर वॉलेटिलिटी रहेगी आगे आने वाले समय में, तो डेफिनेटली ये जो एक पुतिन साहब हैं, कहीं न कहीं चीज़ों को यहाँ पर अभी एस्केलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। न्यूक्लियर थ्रेट यहाँ पर दी जा रही है, इट इज़ नॉट अ ब्लफ यहाँ पर कहा जा रहा है। जो है पुतिन यहाँ पर अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, 3 लाख ट्रूप्स यहाँ पर देखिए मोबिलाइज़ की गई है इन यूक्रेन एंड वॉन्स ही इज़ नॉट ब्लफिंग विद द न्यूक्लियर थिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसकी वजह से मार्केट आप देखिए यूरोपियन या रशियन मार्केट्स कितना ज़्यादा यहाँ पर गिरे। कल परसों हमने देखा रशियन मार्केट्स में 10-10% की हमको गिरावट देखने को मिली, ठीक है? वहाँ पर रेफरेंडम की बात यहाँ पर हो रही है। जो लुहांस्क रीजन है, डोनेस्क रीजन है, उसमें रेफरेंडम की बात यहाँ पर हो रही है, तो कहीं न कहीं एक पूरा जो आप कह सकते हैं इकोसिस्टम यहाँ पर जो है इम्पैक्ट होगा, ठीक है? यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हमको ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से और ज़्यादा सप्लाई इश्यूज़ होंगे। ये सारी चीज़ें हैं। अगर एक और मैं बड़ा रीज़न आपको बताऊँ, तो वो है दोस्तों चाइना का रियल एस्टेट क्राइसिस। चाइना के रियल एस्टेट क्राइसिस में आपको पता है कि ऑलरेडी काफ़ी जो प्रॉपर्टी मार्केट है वहाँ का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है और एक बहुत बड़ा क्राइसिस ये जो है होता हुआ देखने को मिल सकता है। डेट डिफ़ॉल्ट होते हुए देखने को मिले, आपने एवरग्रांडे के बारे में हमने डिस्कस किया ही था। जो यहाँ पर हाउसिंग मार्केट है वो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि परेशानी के साथ गुज़र रहा है और इसका ग्लोबल इकोनॉमीज़ में अगर यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट होता है, अगर ये बड़ा यहाँ पर एक बबल बर्स्ट होता है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इश्यू होगा। हालाँकि जो यहाँ पर डेट है, ठीक है, वो नहीं चुका पा रहे हैं, तो यहाँ पर चाइना की जो इंटरनल इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगी। जो हमारी जैसे इंडिया हो गया या फिर बाहर की जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ हो गई, उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवरसीज़ जो डेट है यहाँ पर वो इतना नहीं है। जो डेट है वो इंटरनली यहाँ पर देखने को मिलता है चाइना में। तो ओवरसीज़ डेट ज़्यादा ना होने के कारण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आप ये भी समझिए कि चाइना की अगर प्रॉपर्टी मार्केट यहाँ पर बबल जो है यहाँ पर बर्स्ट होता है, चाइना का क्लैश जहाँ पर क्रैश होता है, ठीक है, रियल एस्टेट मार्केट, तो उसकी जीडीपी में एक बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन है रियल एस्टेट का चाइना के जीडीपी में। तो जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा और चाइना की जीडीपी आपको पता है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है। तो एक कहीं न कहीं कास्केडिंग इफ़ेक्ट हर इकोनॉमी में पड़ सकता है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर है एज़ वेल एज़ बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो यहाँ पर सप्लाई इश्यूज़ हो सकते हैं और ये क्यों हुए हैं चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस कोविड के बाद, जो ये कोविड ज़ीरो यहाँ पर पॉलिसी लगाई इन्होंने, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर निवेशक इन्वेस्टर्स यहाँ पर जो है कतराते हुए नज़र आए कि यहाँ पर ज़ीरो कोविड पॉलिसी है, तो यहाँ पर वो निवेश नहीं कर रहा। तो काफ़ी सारे रीज़न है इसके पीछे, हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। तो अगर ये बड़ा क्राइसिस होता है, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि डेफ़िनेटली यहाँ पर बड़ा क्राइसिस हो सकता है। अभी हमने फोर्सून फार्मा के बारे में बात करी, उनको अपने एसेट सेल करने पड़ रहे हैं, ठीक है? कितना बड़ा एक यहाँ पर जायंट ग्रुप है, तो और भी सारी चीज़ें हो रही है। तो चाइना की इंटरनल जो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है वॉलेटिलिटी का। तो अगले आने वाले समय में मुझे लगता है यहाँ पर मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि एज़ ए निवेशक हमको यहाँ पर क्या करना है? अब जब देखिए कल दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी सेल ऑफ था, लेकिन इंडियन मार्केट आज यहाँ पर सिर्फ पॉइंट मतलब 80% जो है पॉइंट्स की हमको गिरावट देखने को मिली। तो इंडियन मार्केट्स अभी भी काफ़ी रेजिलिएंट है। मुझे लगता है यहाँ पर गिरावट ज़रूर होगी इंडियन मार्केट्स में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर कंसोलिडेट करेगा मार्केट। यहाँ से मार्केट ऊपर जाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, नीचे जाना मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी थोड़ा सा एविडेंट नज़र आ रहा है। नीचे मतलब कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमको होती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में बात करूँ तो इंडिया अभी यहाँ पर प्रीमियम पे चल रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि ग्लोबल अक्रॉस इकोनॉमीज़ थोड़ा प्रेशर है। डेफिनेटली हम यहाँ पर डीकपलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन डीकपलिंग की बात हम 2008 में भी कर रहे थे, तो यहाँ पर वो चीज़ भी हमको देखनी पड़ेगी। तो बिल्कुल हमको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कंप्लेसेंट हो जाना है मार्केट को लेकर और बिल्कुल धुआंधार पैसा लगा देना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो बेचना है। तो अब यहाँ पर एज ए निवेशक क्या करना है, तो आपको देखना है दोस्तों, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना है। यहाँ पर अगेन लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना है। कोविड जैसी एक बहुत बड़ी आपदा हमने यहाँ पर फेस करी है, 2008 जैसा एक बड़ा यहाँ पर सब प्राइम क्राइसिस हमने फेस किया है,
ठीक है, यहाँ पर हमने जो है टेपर टेंट्रम फेस किया है, हमने डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी वगैरह, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है, हमारा जो इंटरनल आईएफएल क्राइसिस था वो फेस किया है। तो ये सारी चीज़ें फेस करके हम आ चुके हैं, पास्ट को देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अभी मुझे लगता है एज इन्वेस्टर अगर आप सोच रहे हैं पोर्टफोलियो बेच के निकल जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अनलेस यू नीड दिस फंड्स इन द नेक्स्ट 1 ईयर। अगर आपको अगले 1 साल में पैसा नहीं चाहिए तो मैं कहना चाहूँगा स्टे इन्वेस्टेड। लेकिन अगर आपको पैसा चाहिए, अगले 6 से 1 साल में पैसा आपको चाहिए, आपने पोर्टफोलियो में डाला हुआ है, तो मुझे लगता है आपको पोर्टफोलियो में से चर्निंग ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, जिनको अगले 1 से 1.5 साल में रिक्वायरमेंट नहीं है फंड्स की, काइंडली स्टे इन्वेस्टेड, इतना ही कहना चाहूँगा। मार्केट रिकवर बहुत जल्दी करते हैं, देखिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत जल्दी डिस्काउंट होती हुई हमको नज़र आएंगी। ठीक है, मार्केट बहुत जल्दी रिकवर करेगा और एंटायर रिटर्न्स हमको कुछ ही महीने में या वीक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो टाइमिंग करना कंसिस्टेंटली पॉसिबल नहीं है मार्केट को, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पास्ट का डेटा ये बताता है कि कभी भी जिसने भी टाइमिंग करी है वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहा है वो सक्सेसफुल है, उसने वेल्थ बनाई है। टाइमिंग जो करेगा फिर वो एंट्री नहीं ले पाएगा, ये आप मान के चलिएगा। और इंडिया जैसी एक ग्रोथ स्टोरी में अगर आप बाहर निकल जाएंगे ना, फिर एंट्री करना मुश्किल हो जाएगा, ये आप समझ के चलिए। तो स्टे इन्वेस्टेड, जस्ट कीप इन्वेस्टिंग पेशेंटली इन क्वालिटी फ्रेंचाइजीज एंड होल्ड। क्वालिटी कंपनीज में हो बाय कीजिए, होल्ड कीजिए। और यहाँ पर अगर मार्केट गिरता है, मान के चलिए अगर बाय चांस 10% की गिरावट भी आती है, तो एज ए निवेशक हमको यहाँ पर खुश होना चाहिए। ये हमारा माइंडसेट रहना चाहिए कि मार्केट गिर रहा है, ये खुशी हमको मनानी चाहिए कि हम यहाँ पर जो है हमको मौका मिलेगा अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में बाइंग करने का। तो यही कहना चाहूँगा, जो निवेशित है निवेशित रहिए, मार्केट वॉलेटाइल ज़रूर रहेगा। आईटी सेक्टर यहाँ पर हमने बात करी पिछले वीडियो में, आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना वो ज़रूरी है समझना। तो अच्छे क्वालिटी सेक्टर्स में निवेश कीजिए, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश कीजिए, इंटरेस्ट रेट हाइक का फ़ायदा मिलता है फाइनेंशियल सेक्टर को। आईटी सेक्टर अभी प्रेशर में है, हो सकता है 2-3 क्वार्टर और रहे प्रेशर में, लेकिन धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए आईटी सेक्टर को। आईटी सेक्टर को इग्नोर करना फायदे का सौदा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छे जो ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया को पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप यहाँ पर बाय कीजिए। कंजम्पशन को कैसे भूल सकते हैं, ठीक है, कंजम्पशन तो होना ही होना है इंडिया जैसी इकोनॉमी में। तो अच्छे सेक्टर्स में पैसा लगाइए, अच्छे क्वालिटी फ्रेंचाइजीज, मार्केट लीडर, डेट फ्री कंपनीज में पैसा लगाइए। पैसा बनेगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा पेशेंस लगेगा, पेशेंस को ज़रूर बनाए रखिए और इन्वेस्ट करते रहिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।